सरकार 100% बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। मंत्री बनने की चाहत है, तेजस्वी में फ्यूचर लग रहा है कि है? भू माफिया हो गया है, बालू माफिया हो गया है, आपका कौन अस्त्र शस्त्र है जो बड़ा कारगर साबित होगा और प्रभावी होगा? और हर चुनौती के लिए मेरी जनता का आशीर्वाद मेरे पास है। जो आपके विपक्ष के लोग हैं कह रहे हैं कि विधायक जी गायब हैं, विधायक जी गायब। भाजपा के पास अपना कोई भी किया हुआ काम का रिकॉर्ड नहीं है बिहार के लिए। काम के दम पर सामने जो हो टकराने के लिए तैयार है कि मैं आने वाले कोई भी प्रतिद्वंदी होंगे उनको मैं अपने काम के दबाव से हराऊंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ ओबरा से विधायक ऋषि यादव हैं। लगन टाइट है, किसी विधायक से अभी मिलने का समय लेना बड़ा कठिन था। हालांकि ऋषि जी से बातचीत चल रही थी, आज इनको हमने जो है किसी तरह से पकड़ लिया है। पकड़ क्या लिया है? आपसे समय ले लिया है। ऋषि जी, विधानसभा को लेकर हम लोग लगातार खबरें चला रहे हैं। आपने जो काम किया है उसकी चर्चा है, लेकिन जाने को लेकर कहा जा रहा है कि आप क्षेत्र में नहीं है, ये आरोप। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि जब 2020 का चुनाव हुआ था उस वक्त मैं नया था वहाँ के लिए और लोग मुझे नहीं जानते थे। हाँ, मेरी माता जी ने वहाँ से चुनाव लड़ा है, उनको लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और काफ़ी उन्होंने काम भी किया पूरे बिहार, पूरे भारतवर्ष में। तो जब मैं गया वहाँ पे तब मैं नया कैंडिडेट था, तो लोग ये कहा करते थे कि भाई इनकी पहचान सिर्फ इनकी माँ से है। पर जब वहाँ पे 5 साल लगातार रह करके हमने काम किया और ऐसे ऐसे काम जो कई वर्षों से लंबित काम थे, अब अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, 2 मेन सड़कें ऐसी थी वहाँ की जो कि किन्हीं वर्ष में कभी बना था और आज तक जो है उसके ऊपर काम नहीं हुआ था। फिर संसा वाला रोड के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था आपको, फिर ओबरा बेलबराही पथ का भी जिक्र किया था। तो कई ऐसे लंबित काम थे। अब एज अ लोकल कैंडिडेट आपकी लोकल समस्याएं भी होती हैं, लोकल कुछ ना कुछ रंजिशें भी होती हैं, चाहे ज़मीन जायदाद को लेकर विवाद हो, चाहे किसी से बोल चाल का विवाद हो, कई तरह के विवाद होते हैं। मेरा ऐसी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और 5 साल में इस चीज़ को मेंटेन करने में कामयाब रहा। आज तक हमको लेकर कोई एक आदमी नहीं कह सकता मेरे क्षेत्र में कि विधायक जी का कोई ज़मीनी विवाद चल रहा है यहाँ पे, या विधायक जी ने कहीं जा कर के जो है कहीं झगड़ा कर लिया या किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, भू माफिया हो गया है, बालू माफिया हो गया है। कोई ऐसा इल्ज़ाम मुझ पे लगा नहीं सकता। तो उस लिहाज से अपने कैरेक्टर की वजह से मैंने अपने आप को स्थापित करने में मैं कामयाब रहा 5 साल तक। और जब चुनाव आता है तो नई चुनौतियां भी लेकर के आता है और हर चुनौती के लिए मेरी जनता का आशीर्वाद मेरे पास है। मैं बिल्कुल तैयार हूँ किसी भी चुनौती को फेस करने के लिए। आपने शुरुआती में भावुकता वाली बात कही कि मैं नया था, लोग जानते नहीं थे, अब अपनापन हो गया ओबरा से? अपनापन ऐसा भी है, देखिए जब वहाँ जाने के बाद वहाँ की परेशानियाँ देखी, वहाँ के लोगों की समस्याएं देखी, स्वाभाविक सी बात है एक इंसान होने के नाते आपका जो है आपका दिल पसीज जाता है। जब आप किसी को लाचार, कमज़ोर और बेसहारा देखते हैं तो आपका दिल भी पसीजेगा, किसी भी नॉर्मल इंसान का पसीजेगा जिसके सीने में दिल है। तो लगाव भी हुआ, जुड़ाव भी हुआ और कितने तो मेरे जो है जो पहले मामा हुआ करते थे अब कितने मेरे छोटे भाई बन चुके हैं, कितनी मेरी बहनें हो चुकी हैं। मेरा रिश्ता जो है लगातार बढ़ा ही है। अब ऐसा कभी अब लगता ही नहीं है कि जैसे हम वहाँ से बिलोंग नहीं करते। अब तो लगता है कि वहीं का बेटा हूँ और वहीं के लिए पैदा हुआ था और लगता है माँ भगवती ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुमको यहीं की सेवा करनी। मतलब मान लिया जाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पे जब चुनाव आता है तो नेता इधर से उधर होते हैं, ऋषि यादव ओबरा में ही रहे। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, मेरा रिश्ता ओबरा के साथ बेशक जन्म का नहीं हो लेकिन कर्म से मेरा रिश्ता बन चुका है और आगे नेता लोग भी देखते हैं, सब सारे विधायकों का जो है विश्लेषण भी हुआ, किसका कार्यकाल कैसा रहा। तो नेताओं ने भी देखा हमारी पार्टी के, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे नेता फिर से मुझे ओबरा विधानसभा के लिए एक बार फिर काम करने का मौका देंगे। जब भाजपा की बात करें, चाहे एनडीए के जो भी उम्मीदवार उतरेंगे, हम प्रकाश चंद्र की भी बात कर लें, चाहे अन्य जो उम्मीदवार मैदान में लगातार प्रयासरत हैं, क्या लगता है कि उन लोगों का जो एक परसेप्शन है वो बना हुआ है?
देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी गठबंधन हो, सब अपनी अपनी तैयारी तो करते ही हैं। चुनाव में उतरना होता है तो चुनाव की तैयारियां होती है, रणनीति बनती है, और सब अपना अपना जो है, कहते हैं ना, जब आप जंगे मैदान में उतरते हैं तो सब अपना अपना बेस्ट वेपन लेकर के उतरते हैं कि भाई मेरा ये सबसे शस्त्र जो है फेवरेट है, इसी से मैं जो है जंग के लिए निकलूंगा, इसी से मैं लड़ाई लड़ूंगा। तो हर पार्टी जो है अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारने की कोशिश करती है, और स्वाभाविक सी बात है। तो आए, स्वागत है सबका, निर्वाचन क्षेत्र है, नॉमिनेशन दाखिल करें और सामने से आकर के कॉन्टेस्ट करें, फाइट करें। फाइट करें। तो आपका कौन अस्त्र शस्त्र है जो बड़ा कारगर साबित होगा और प्रभावी होगा? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही शस्त्र है, वह है जनता का प्यार, जनता के लिए किया हुआ काम। ये शस्त्र मेरे लिए, मतलब कि आप समझ लीजिए, ब्रह्मास्त्र है जो कि अचूक है, और ये जो है, जो भी सामने से आए उनका स्वागत है, पर मेरे ब्रह्मास्त्र को जरूर आजमाएं। पटना में आप मिल नहीं रहे हैं, फोन उठा नहीं रहे हैं, यानी हमने इंटरव्यू के लिए कई मैसेज भी आपको डाले तो पता चला कि आप क्षेत्र में हैं, लगातार लगन में आप जा रहे हैं। बावजूद इसके जो आपके विपक्ष के लोग हैं कह रहे हैं कि विधायक जी गायब हैं, विधायक जी गायब। तो विधायक जी कहाँ हैं जो गायब हैं? देखिए, आप अपने विरोधियों का जो है, जो परसेप्शन है, आप चेंज नहीं कर सकते। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। होता क्या है, जब आप मान लीजिए आप एक हफ्ते तक नहीं गए अपने क्षेत्र में, तो हल्ला होगा कि विधायक जी नहीं आ रहे, विधायक जी नहीं आ रहे। और जब आप कंटिन्यूअस एक हफ्ते जब रह लेते हो तो कहते हैं लोग, देखिए लगता है चुनाव आ गया है इसीलिए आ गए हैं। देखिए, देखने का नजरिया है। उस एक हफ्ते जो नहीं था वो किसी कारणवश नहीं होगा, पर जब एक हफ्ते से मैं कंटिन्यूअस हूँ तो अपने कर्म की वजह से हूँ। तो जो विरोधी हैं उनका काम है बोलना, तो मैं इस चीज़ को माइंड नहीं करता। कुछ तो अपने ही लोग हैं, वो अपने आप चुनाव के समय सब ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अब कुछ प्रदेश की बात भी है कि सरकार बनाने की बात जब हो रही है तो एनडीए का अपना दावा है, आप लोगों का अपना दावा है। तेजस्वी में फ्यूचर लग रहा है कि है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव जी ने अपने आप को एज अ लीडर स्टैब्लिश कर लिया, क्योंकि वो युवाओं के साथ खड़े रहे, जनता के साथ जनता की लड़ाई लड़ी, जितने भी जनता के मुद्दे थे सबको उन्होंने उठाया, और गर्म जोशी से उठाया, चाहे सड़क पे हो या सदन में हो। तो दावेदारी तेजस्वी यादव एज अ लीडर की सबसे ज़्यादा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात एनडीए की, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब जब जाति आधारित गणना हुई महागठबंधन की सरकार में, उस टाइम सर्वदलीय इसको जो है हाउस से पास किया गया, लेकिन उसको भाजपा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने शेड्यूल 9 में नहीं डाला, जिसकी वजह से उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया और वो निरस्त हुआ। अब जो है केंद्र सरकार का अनाउंसमेंट आता है कुछ दिन पहले कि अब हम जाति आधारित गणना करेंगे। अब आप ये बताइए कि जब केंद्र सरकार अब तैयार हो रही है जाति आधारित गणना के लिए, तो उस वक्त क्यों नहीं तैयार थी जब हमने मांग की थी? यानी हमारे मांग को ही उन्होंने पूरा किया। आपके हमारे बिछाए हुए नैरेटिव के ऊपर अब वो खेलने के लिए आ रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, भाजपा के पास अपना कोई भी किया हुआ काम का रिकॉर्ड नहीं है बिहार के लिए, इसीलिए उनका गठबंधन जो है अब हमारे किए हुए चुनावी वादे, हमारे किए हुए कामों को आगे बढ़ाने का वादा करते हुए चुनाव में उतरना चाहते हैं। जंगल राज के पोस्टर भी अब दिखने लगे हैं कि जंगल राज के पुरोधा रहे हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव। लोग भूलेंगे नहीं उस दौर को। देखिए, एक कटु सत्य है, जो जंगल राज बोलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जब लालू जी का शासन शुरू हुआ 90 के दशक में, उस समय के टॉप 10 क्रिमिनल्स के आप नाम बताएं। जब आप नाम बताएंगे, जब आप याद करेंगे टॉप 10 क्रिमिनल्स कौन थे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा राज था और किस राज को किसने ध्वस्त किया और कौन सा राज स्थापित किया। आपको भी लगता है कि लालू राज में टॉप 10 जो क्रिमिनल थे वो दूसरे खेमे के थे? देखिए, जो टॉप 10 क्रिमिनल थे वो सब सामंती लोग थे और हमेशा कमजोरों को कुचलने का काम करते थे। अब नेम स्पेसिफिक मैं जाति आधारित की बात नहीं करता, लेकिन सामंती लोग थे, जिन सामंतियों का राज लालू यादव ने खत्म किया, उन लोगों ने उसको जो है उस गुंडा राज को खत्म करने पे और इस राज के स्थापित होने को उन्होंने जंगल राज का नाम दे दिया। सरकार बन रही है, सरकार 100% बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी।
मतलब ऐसे बहुमत के साथ कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि इधर से उधर कर दें गेम को लास्ट मोमेंट में, वैसा जनाधार बचेगा ही नहीं। जब मार्जिन इतना ज़्यादा होगा तो लोग पस्त हो जाएंगे और सरकार महागठबंधन की बनेगी। और क्या काम करने की इच्छा है ओबरा में? अभी तो सबसे प्रबल इच्छा है कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ पे स्थापित हो, मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, उसकी सबसे बड़ी इच्छा है। औरंगाबाद जिला में ही बने तो ओबरा के लोग भी लाभान्वित होंगे। उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग वहाँ पे कृषि आधारित काम करते हैं। तो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित करने का भी सपना है, देखिए कब तक पूरा कर पाते हैं। मंत्री बनने की चाहत है? देखिए, मंत्री बनना और विधायक बनना तो जनता के हाथ में, मंत्री बनना लीडरशिप के हाथ में है। लेकिन काम ज्यादा करने के लिए कहा जाता है कि मंत्री बनना भी जरूरी हो जाता है कभी-कभी। अब देखिए, इसमें ये डिबेटेबल बात है। मंत्री बनना, अब फिर आप एक पर्टिकुलर विभाग के आप मंत्री बन के रह जाते हैं, फिर दूसरे विभाग में अगर आपको काम की दृष्टि से देखिए कि ओबरा को क्या फायदा मिल सकता है। देखिए, ओबरा को फायदा मेरे विधायक बनने से भी था और आगे भी अगर मैं विधायक ही रहता हूँ तब भी ओबरा को फायदा ही फायदा मिलेगा। सड़क की जब बात होती है, चाहे अन्य जमीन के विवाद की जब आपने चर्चा की है, तो क्या इस चीज को स्वीकारना होगा कि आपके विधायक काल में सड़कें बनी और इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता? सड़कें बनी भी, और जो संवेदक टेंडर मिलने के बाद काम नहीं करते थे उनको दंडित भी किया गया, जांच भी हुए, और कई लोग जो दोषी पाए गए उनको डिबार भी किया गया। तो बहुत कुछ हुआ है इस 5 साल में। इस 5 साल में आप यूं कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का राज स्थापित हुआ, यानी कि जो लोग टेंडर ले करके सोए रहते थे और माफियागिरी चलती थी वहाँ पे टेंडर को लेके, रोड के टेंडर को, उसको पूरा का पूरा मेरे विधानसभा में ध्वस्त करने का हमने काम किया। विधायक की जब बात होती है तो कोरोना काल की चर्चा हो जा रही है, आपका क्या योगदान रहा? देखिए, जब कोविड-19 शुरू हुआ था उसी समय चुनाव की घोषणा हुई 2020 में, और फर्स्ट वेव आ चुका था, सेकेंड वेव आने वाला था, एक गैप था बीच में। तो उस वक्त जो है लॉकडाउन को जो है बढ़ाया गया, पर सेकेंड वेव के अंदर लॉकडाउन नहीं लगा था, आपको अगर अच्छे से याद हो। उसमें अनगिनत लोगों ने अपनी जानें गंवाई, मेरे परिवार में भी क्षति हुई। मेरी सास जो है उनका भी निधन हुआ कोविड से, मेरे कई दोस्तों के परिवार में क्षति हुई। तो कोविड के समय हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन रखा था कि एक तो ऑक्सीजन की कमी ना हो हमारे यहाँ। तो ऑक्सीजन हेल्पलाइन हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें जिस परिवार के लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी तुरंत हमारे वॉलंटियर्स जो है ऑक्सीजन लेके पहुंचा करते थे। फिर हम लोगों ने एक एसेंशियल मेडिसिन का एक किट बना करके उसको भी बंटवाने का काम किया, और मतलब जितना मदद हो सकता था। फिर ब्लैक फंगस उस टाइम डेवलप होना शुरू हुआ पेशेंट्स में। अब उसका इलाज मात्र 2-3 अस्पताल में ही था। उसके लिए पेशेंट्स को एडमिट कराना एक अपने आप में महाभारत था। मैंने तो बड़े बड़े अधिकारियों को देखा था, उनके रिश्तेदार सड़क पे दम तोड़ रहे थे। तो बहुत कठिन समय वो गुजरा, सबके लिए दुखदाई था, पूरे देश के लिए दुखदाई था, पर हम लोगों से जो बन पाया वो हम लोगों ने किया। कोविड एक आखिरी सवाल है, काम के दम पर सामने जो हो टकराने के लिए तैयार है? बेशक, मतलब कि हम तो आपको कह रहे हैं कि जितना हम लोगों ने काम किया है, मैं ओवर नहीं लेकिन फुली कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं आने वाले कोई भी प्रतिद्वंदी होंगे उनको मैं अपने काम के दबाव से हराऊंगा। अपने काम के दबाव से हराऊंगा, ऋषि यादव है। और स्वाभाविक सी बात है, ओबरा जब आप जाएंगे तो कई चीज़ें आपको, कई तस्वीरें दिखेंगी, और इससे ही स्पष्ट होगा कि एक विधायक के क्षेत्र में जो कुछ भी आता है वो करता है, और कैसे करता है, किस हिसाब से करता है, वो ऋषि यादव ने कर दिखाया है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।